हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आज गाइस मैं मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। गाइस जैसा कि आपको पता है कि अभी 2022 और 23 के अंदर अंदर पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया गाइस कि आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, ताकि आप देख पाएँ कि किस प्रकार का प्रश्न आता है और नए नए अपडेट क्या हो सकते हैं। तो आइए, ये आपका 9 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आपका पूरा पेपर है। आप इस पेपर को एक एक करके आराम से आप वन बाई करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं और आपको अपनी तैयारी 2022 और 23 के लिए किस प्रकार करनी होगी। गाइस मेनली मैं इस पेपर में आपको इस पूरे पेपर में आपको मैं डिस्कस करूंगा जनरल मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड। यानी इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि किस प्रकार की मैथ और क्या क्या लेवल रहता है मैथ का, उसके बारे में मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। कैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारे मैथ के इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी गाइज इसमें और भी हैं आपके, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा मैथ और एप्टीट्यूड है। और इसके पहले आपके जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चन थे, और नीचे आपके हिंदी हैं। और जितने भी आपके 5 सेक्शन है हिंदी के बाद आप ये देख लीजिए गाइज, ये पूरी आपकी हिंदी है। हिंदी में आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी के बाद आपका क्या है गाइज, हिंदी के बाद आप देख सकते हैं ये आपका रूरल एंड इकोनॉमिक एंड पंचायती राज से आएगा। तो ये पंचायती राज से क्वेश्चन है गाइज। एक बात ज़रूर याद रखें कि जब भी पंचायती राज से प्रश्न आप पढ़ें या कि अपनी तैयारी करें, तो पंचायती राज में आपको याद रखना होगा गाइज कि एक तो आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है। अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पंचायती राज पढ़ लेते हैं, उनको लगता है बस इतना ही आएगा। तो पंचायती राज बस नहीं पढ़ना है गाइस, पंचायती राज के साथ साथ आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, यानी जितने भी आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, गाँव से लेकर योजनाओं से लेकर जितनी भी आपकी अर्थव्यवस्था में धन से लेकर खेती से लेकर जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, सभी अर्थव्यवस्था के पार्ट होते हैं। तो इनसे संबंधित साथ ही साथ मध्य प्रदेश के द्वारा कौन कौन सी अभी किसानों के लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं, क्या क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें आपकी अर्थव्यवस्था से आती हैं। और पंचायती राज कानून आपको अलग से ये पढ़ना ही होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था के बाद आपको ये अगला जो सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है आपका, कंप्यूटर नॉलेज। तो गाइज याद रखिए, कंप्यूटर में भी आपको मैंने सिलेबस डाल रखा है कि कंप्यूटर में आपके कौन कौन से सेक्शन से आएंगे और क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि 2017 में किस प्रकार के पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, आसान भी हैं और थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल के भी इसमें क्वेश्चन है। तो याद रखें गाइज, आपको कंप्यूटर भी अच्छे ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। आइए, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मैथ से। इसमें आपको मैं पूरे जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ताकि आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन है तो पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आइए पहले प्रश्न में चलते हैं। ये आपका प्रश्न है, पहला क्वेश्चन ही है। कहता है कि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था, तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। गाइस ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। आप ऐसा समझिए, अप्रैल कितने दिन का होता है गाइस, 30 दिन का होता है। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। साथ ही मैं जून पूछूं तो कितने दिन का होगा, तो आप बोलेंगे 30 दिन का होगा। साथ ही मैं कहूँ जुलाई कितने दिन की, 31। अगस्त 31। और साथ ही मैं कहूँ तो अगस्त के बाद सितंबर कितने दिन गाइस, 30।
अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का होता है। लेकिन जब भी ऐसे प्रश्न आए तो 1 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन था गाइस? बुधवार। तो इसको आप नोट करके रखें, 1 अप्रैल को कौन सा दिन था? बुधवार। कौन सा दिन था? बुधवार। एक कैलेंडर का रूल है गाइस कि हर 7वें दिन के बाद 8वां दिन वही दिन आता है। तो मैं ऐसा कह दूं कि इसमें ऑड डेज निकाल लें, तो 1 तारीख को बुधवार ही था, तो इसको ऑड डेज निकालें तो कितने दिन निकलेंगे इस? 2। इसका कितना निकलेगा? 3। इसका कितना निकलेगा? 2। इसका कितना निकलेगा? 3। इसका भी 3। इसका 2। इसका 3। इसका 2। और चूँकि ये हमें नहीं लेना है, ये कितने दिन तक बोला? 25 दिसंबर, तो आप इसको 31 न लेकर 25 लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना ऑड डेज निकल के आएगा? ऑड डेज का मतलब होता है गाइस कि उतने दिन अधिक होंगे इसमें, बाकी हर एक दिन वो रिपीटेड माने जाते हैं। तो 25 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो यानी इसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 4। आई होप कि क्लियर हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ गाइस। मैं कहता हूँ कि अप्रैल में 2 दिन, फिर अप्रैल के बाद मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, और सितंबर अक्टूबर में आपका 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 4 दिन। यही गाइस आपका सीक्वेंस बनेगा। अब ना आप इनको सभी को आप जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 2 7, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 त्रिकाई 9, 9 2 11, 11 3, 11 3 कितना हो जाएगा? 14, 11 3 14, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो गया 6। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। वैसे याद रखें कितना दिन हो गया आपका? 6। अब बोल रहा है 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था। 1 अप्रैल 1998 को यदि बुधवार था तो आप ऐसा समझिए कि हमसे 25 दिसंबर को पूछ रहा है ना गाइस, किस तारीख को पूछ रहा है? 25 दिसंबर। तो मैंने इसमें डिवाइड करवाया था आपको 7 से, तो कितने दिन आए थे इसमें? 7 त्रिक 21, त्रिक 21, 1 मिनट गाइस, 7 त्रिक 21, 21 में कितना? हाँ 4 ही बचता है। तो ये 4 हो गए, तो 2 इधर का हो गया और 4 इधर का, 4 2 6, टोटल 6। अब यदि 1 तारीख को बुधवार रहा होगा तो मैं यदि पूछूं आपको कि 30 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा, तो क्या आप निकाल सकते हैं? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरे। तो गाइस क्या बात समझ पाए? देखिए मैंने क्या कहा कि 1 अप्रैल को क्या है आपका? 1 मिनट गाइस, 1 अप्रैल को क्या है? बुधवार है। तो मैंने कहा कि शेष दिन कितने बजे? 29। एक तरीका ये भी है निकालने का। बाकी मैंने सबके आपको लगवाए कि मई कितने दिन का हो गया? 3 दिन, जून 2, और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कितने दिन का गाइस? 25 दिन का। तो इसमें कितने दिन बचे थे? 4 दिन। सभी को आप जोड़ दें, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22। कितने दिन आएगा इस? 22। 22 में 7 के डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 1। एक और डेज यहाँ से आ जाएगा। इसमें 7 का डिवाइड कर दें तो 7 चौक 28, एक और डेज यहाँ आ जाएगा। तो एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितने दिन अधिक हो रहे हैं? 2 दिन। 1 अप्रैल को क्या था? बुधवार था। तो बुधवार में 2 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? शुक्रवार। तो राइट आंसर योर शुक्रवार, ये आपका आंसर भी दे रखा है। गैस आपको कैलेंडर यदि ना मालूम हो निकालना कैसे निकाला जाता है, तो आप ये सोचिए कि यदि 1 तारीख को बुधवार है, 1 तारीख को बुधवार है, तो मैं ये कहूँ कि 1 तारीख को बुधवार है तो अगला बुधवार कब आएगा? तो आप बोलेंगे 8 तारीख को। क्या बात समझ पा रहे हैं? फिर मैं बोलूँगा अगला बुधवार कब आएगा? तो आप बोलेंगे 15 का। फिर मैं पूछूंगा अगला कब आएगा? तो आप बोलेंगे 22 को। फिर मैं पूछूंगा अगला कब आएगा? तो आप बोलेंगे 29 को। फिर इसमें एक दिन बच गया गाइस, ये 30 तारीख, ये एक दिन बचा। ये जो एक दिन बचता है मैं इसी को ऑड डेज कहता हूँ कि 30 तारीख का एक ऐसा है जो ये बुधवार के बाद गुरुवार हो जाएगा।
ये आप यहाँ से नोटिस करें कितने दिन अधिक हो रहे हैं, 7 दिन। यहाँ कितने दिन, 7 दिन। यहाँ कितने दिन, 7 दिन। यानी ये इंटरवल जो 7-7 का बनता है, यानी हर एक 7वें दिन जो है तो वो दिन रिपीट होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जितने भी दिन दिए होते हैं उस मंथ के उतने दिन लिख लेता हूँ। और 1 अप्रैल की बात कर रहा है तो 1 इसमें से माइनस कर दूँगा तो कितने दिन हो जाएंगे, 29 दिन। यानी 29 दिन में 7 का रिपीटेशन होगा। डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 1 बचता है। यानी 1 अप्रैल को यदि बुधवार था तो 1 दिन और बचेगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार मैं सबका निकाल लिया तो राइट आंसर कितना आ गया आपका, शुक्रवार। आई होप कि अब क्लियर होगा। आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और एक इक्वेशन दे रखा आपका 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13। कहता है यदि ये समीकरण इतने और इतने दिए हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपने गाइस पढ़ा होगा बेसिक तरीका कि आप इनमें से किसी इसके जो इनके गुणात्मक हैं x के, तो इनके आपस में गुणा कर दीजिए और यहाँ से किसी एक को इक्वल करके निकाल सकते हैं यहाँ से बगैर। तो इसमें आप 5 का गुणा कर दें और इसमें आप 2 का गुणा कर दें। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, 10x। फिर ये हो जाएगा 5 तिहाई 15y प्लस आपको 15y हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस 15y हो जाएगा। और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं फिर से लिख लेता हूँ। ये आपका मैं छोटे छोटे लिख देता हूँ। 2x डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ गाइस, इस 5 का इसमें और इस 2 का इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिहाई 15y और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। इसी तरह 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10x। फ्री हो जाएगा 4 दूनी 8y और ये 2 का गुणा इसमें 13 दूनी 26। अब इसको आप साइन चेंज कर दीजिए और माइनस कर दीजिए तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका 7y आ जाएगा इस प्लस का इक्वल्स टू, इसमें माइनस करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा तो 7 इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा y। यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। y की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, इक्वेशन चाहे इसमें रख दीजिए जिससे इसमें, तो आपका मिल जाएगा इक्वेशन x की वैल्यू। तो 2x प्लस तो 2 दूनी 6 प्लस 8 तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है। गैस ये तो बहुत ही सिंपल है, अष्टभुज कहलाता है या ऑक्टागन इसे ही कहते हैं। यानी जिसकी 8 भुजाएं हों उसे अष्टभुज कहते हैं। तो ये सिंपल था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 का गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। गैस इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 चीज़ आने चाहिए। एक तो आप ऐसे सोचें कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते हैं। तो एक कुछ डिजिट मैं लिख रहा हूँ गैस, आप इनको ध्यान से समझिएगा कि 2, 3, 7 एंड 8 जिस नंबर के यूनिट डिजिट पर ये आ जाए संख्याएं, वो संख्याएं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। गाइज आप इनमें से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आपको पता चल जाए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा। कैंसिल आपकी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। फिर 5 का 7 से करेंगे 5 से तो 35, 35 और 2 37 की 7 आ जाएगा। और एक बात याद रखिए, जब भी 5 हो यूनिट डिजिट में तो यहाँ हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कैंसिल हो गया। जैसे अब मैंने कहा गैस कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 25। तो 5 के पहले क्या आता है 2, यानी तभी ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मैं कहता हूँ गैस यदि 25 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे 625, तब भी 5 के पहले क्या आता है 2 आता है। तो आप बात समझ पाए होंगे, यानी जब भी 5 होगा तो उसके लास्ट उसके बाद क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट है। ये तो ऑप्शन नंबर कैंसिल हो गया फर्स्ट। सेकंड को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 पचे 15, 7 त्रिक 21 और 1 22, और इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 17 की 7, 17 की 7 हासिल 1, और 3 एक कम 3 और 4। अब क्या गाइज ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। तो मैंने कहा कि एक तो तरीका ये है कि आप इसमें चेक करो क्या ये तो यूनिट डिजिट नहीं है। हाँ नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 5 के बाद 2 भी है। अब मैं कहा आगे कि यदि एक नंबर और याद रखें गाइस, यूनिट डिजिट का सम 2, 3, 5, 6 एंड 2, 6 एंड 8 यदि आ जाए, यूनिट डिजिट का सम यदि ये आ जाए, ये जो है हमारे, तो वो भी हमारे परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो सम कर दिए 7 4 11, 11 2 13, 13 5, 13 5 18, 18 मतलब क्या होता है 8 1 9। क्या ये है आपका, नहीं है, ये भी नहीं आ रहा है। तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। एक मिनट गाइस, क्या हो गया। सो गाइस मैंने क्या कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कितना आया था 47 और 2 एंड 5 इतना आया मल्टीप्लाई करने पर। अब इसका चेक कर लीजिए गाइस क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का तरीका है कि लास्ट में 25 है, यानी ये 5 ही आएगा। इसका स्क्वायर आप फाइंड आउट करिए, 25 किस पे आएगा 5 पे आएगा। अब 47 के नियरेस्ट आप ढूंढिए कि कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इसका नियरेस्ट हो। तो 55 25 होता है, 36 होता है, 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है, यानी 6 आप करेंगे 65। अब आप 65 को चेक करेंगे कि इसका स्क्वायर कितना होता है। तो 65 का स्क्वायर आपका कितना होता है गाइस 42 इतना होता है, ये आप चेक कर लेंगे। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ये भी हमारा नहीं है। अब 7 में है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 एंड 75 इंटू 7। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो आपका कितना आ जाएगा 11025। जब इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किसका स्क्वायर होता है 105 का। तो योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ये चेक करने का तरीका भी है गाइस, आप चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 1 2 करके दिखा दिया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि यदि 8075 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले इसे इस तरह आप तोड़ो कि इसका जो है 2 अंक का एक गुणनखंड बने। तो आप इसको गुणा करें, इसका गुणनखंड कर लेंगे। हालांकि टाइम आपके पास होता नहीं, फिर भी मैं फास्ट बोलूँगा। तो इसका तरीका है 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1615। फिर आप इसको किससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 323। फिर इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 19। फिर इसको आप 19 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी बोला है कि इसको 2 अंकी के गुणनफल के रूप में बनाओ, इस पूरे नंबर को 2 अंकी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ इनका गुणा कर देता हूँ, एक बार इसका इससे गुणा कर देता हूँ। तो एक बार आपका आ जाएगा 17 × 85 और एक हो जाएगा आपका 19 × 95।
और इन दोनों संख्याओं को सम कर देंगे गाइस तो कितना आ जाएगा 180। वो यही पूछा कि अंकीय संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखा जाता है और इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इन दोनों का योगफल 180। योर राइट आंसर 180। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार का कुछ, कहता है कि अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अब्दुल क्या करता है, 100 पृष्ठ वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पुस्तक पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा, निम्न में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं, कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है, बाकी सभी के सभी सही हैं। अब्दुल 100 पृष्ठ वाली पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ता है। 25 पृष्ठ कौन पढ़ा, अब्दुल ने पढ़ा। तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। तो अकबर क्या किया, अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा। तो आइए देख लेते हैं पुस्तक में कितने पृष्ठ थे, 100 का 2/5 भाग आप निकाल लेंगे तो कितना आ गया गाइस, 20 और 20 दूनी 40। क्या ये पुस्तक का आधा है। अकबर ने कितना पढ़ा, 40 पढ़ा और अब्दुल ने कितना पढ़ा, 25 पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन कहता है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, अकबर 40 पढ़ा, अब्दुल 25 पढ़ा, तो आधा नहीं पढ़ा है। तो ये बिल्कुल आंसर सही है आपका, कि यही एक पहला ऑप्शन है जो गलत है, जो ऑप्शन में हमारा सही माना जाएगा क्योंकि उसने गलत ही पूछा है। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, बिल्कुल अकबर ने 40 पढ़ा है, अब्दुल ने 25 पढ़ा। अकबर ने अब्दुल से 2 गुना से 10 पृष्ठ कम पढ़े। अकबर ने अब्दुल से 2 गुना, अब्दुल का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, बिल्कुल। फिर कहता है उसमें 10 कम, इसमें 10 कम, तो कितना आएगा 40, बिल्कुल इतना ही पढ़ा, राइट है ये भी ऑप्शन। अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। अब्दुल ने अकबर के आधे से, अकबर का आधा कितना है 20, और इसमें 5 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 25। क्या इतना ही पढ़ा अब्दुल, यस राइट, यही इतना ही पढ़ा अब्दुल। तो योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए। क्लियर हो गया। आइए तो ये एक स्टेटमेंट वाला बढ़िया अच्छा प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है कि 2 का क्या घात 2 की 10 का आधा है। ये कहने का मतलब है ये कि 2 की पावर 10 का सलूशन कितना होता है 1024। आई होप कि क्लियर होगा, जिसको ये पता ना हो तो सॉल्व करके चेक कर लें। तो कहता है कि 2 की पावर ऐसी कौन सी हो, 2 की पावर ऐसा क्या रखें कि इसका आधा हो। 1024 गैस ये है 4 है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो 1024 है, तो इसमें x की ऐसी कौन सी पावर रख दें कि इसका आधा हो जाए। तो इसका आधा होने का मतलब क्या है गैस, 2 का डिवाइड कर दो आप, तो 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 512 आएगा। कितना आएगा आपका 512 आ जाएगा। एक मिनट, ये क्या, हाँ, तो कितना आ जाएगा, मैंने क्या बताया 2 की पावर 10 का मतलब होता है इतना। तो कहता है 2 की पावर ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए किसका आधा हो जाए। तो इसका आधा मैंने आपको कितना बताया 512। तो 2 की कौन सी पावर 512 होती है, तो आइए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको चेक करके। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है तो आप बोलेंगे 16 होता है, 2 की पावर 5 पूछेंगे तो कितना होगा तो आप बताएंगे 32 होता है, 2 की पावर 6 पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे 64 होता है। यदि मैं कहूँ 2 की पावर 7 कितना होता है तो आप बोलेंगे 128 होता है। क्या बात आपकी एकदम क्लियर हो रही है, यानी 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। मैं यदि कहूँ 2 की पावर 8 कितना होगा तो 128 दूना कितना होता है गाइस 256। फिर मैं कहूँ 2 की पावर 9 कितना होगा तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा तो 512। आई होप कि ये बिल्कुल आपका क्लियर हो रहा होगा। तो ये कितना हो गया 512।
512, तो 2 की पावर किस में आया 9, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये क्लियर। तो ये गाइस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आपको इस प्रकार के कुछ याद करके रखना है ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है यदि एक आयत के विकर्ण, आयत आप बना लीजिए गाइस, ये आपका आयत हो गया। कहता है एक आयत का विकर्ण, ये आयत का विकर्ण हो गया, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। आयत का विकर्ण कितना है गाइस 65 है। कहता है एक भुजा 63 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं 63 सेंटीमीटर। तो कहता है दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, दूसरी भुजा यही है। आप ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है गाइस, समकोण त्रिभुज बनता है। कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब पूछ रहा। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी 65 का स्क्वायर आप लिखेंगे 63 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। गैस इसमें से आप स्क्वायर करके और इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका 65 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। 65 का स्क्वायर करने पर मैंने बताया था आपको कितना आया था 42 25। 63 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 का स्क्वायर करेंगे तो आप थोड़ा सा एक मिनट, 63 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ गाइस, 1 मिनट, कैसे हो गया। मैंने क्या कहा गाइस कि 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर आपको मैंने बताया कितना हो जाएगा। 65 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 एंड 25, और साथ ही में मैंने कहा 63 का स्क्वायर कितना होगा, तो 63 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 39 69। अब गाइस इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 256। ये किसकी वैल्यू आई गाइस, इधर जो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा था तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 256। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर रूट कर देंगे, ये हट जाएगा तो, और इसका रूट कितना हो जाएगा 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। आई होप कि एकदम से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। कहता है कि 17, 21, 27 और 18 और 17 का औसत निकालिए। बहुत आसान है गाइस, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देना है बस और सबसे डिवाइड कर देना है। तो आप जोड़ दीजिए 8 7 15, 15 और 7, 7 5 12 22, 22 1 23, 23 और 7 30, 30 की 0, हाशिए लाइन 3 आपकी, और 1 2 2 2 4 2 6 6 1 7 7 3 10, यानी 100 आ गया। और कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर, डिवाइड कर दीजिए 5 से तो कितना आ जाएगा 20। तो राइट आंसर योर ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार है। कहता है दिए गए समीकरण का मूल्यांकन कीजिए। रूट 625 ऑन 125 इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट 5। इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं गाइस कि इसका रूट आएगा तो कितना आ जाएगा, रूट स्क्वायर आएगा तो 25, इसका आएगा तो कितना आएगा 5 रूट 5, और ये आपको दे रखे है एक्स अपॉन रूट 5। ये रूट 5 से ये रूट 5 कैंसिल, 5 से ये 25 कैंसिल, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5। तो योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये है। कहता है धनात्मक पूर्णांक x, y और z हैं। साथ में कहता है x y का गुणात्मक 14 के बराबर है, y z का गुणात्मक 10 के बराबर है, z x का गुणात्मक 35 के बराबर है, को संतुष्ट करते हैं तो x y प्लस z का मान क्या होगा। यानी हमें x, ये जितने भी आपके एक्स वाई लिखे हैं गाइस, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी इन दोनों का ऐसी दो संख्या लेना है एक्स और वाई की जिनका गुणात्मक कितना आना चाहिए 14। वाई और जेड का ऐसी वैल्यू लें जिनका गुणा 10 आए, और जेड और एक्स का ऐसी संख्या लें कि उनका गुणा 35 आए, और उन्हीं एक्स वाई जेड का सम करें तो हमारा कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सपोज करेंगे 14 कैसे, कौन कौन संख्या है जिनका गुणा करने पर 14 आ सकता है।
तो आप एक तो बोल सकते हैं 7 और एक क्या बोल सकते हैं 2, या कि 2 और 7। यदि मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ y, तो इन दोनों गुणा कितना आ जाएगा इस 14। मैं कह सकता हूँ कि यस ये सही है। लेकिन ये y यदि मैं 2 माना हूँ तो यहाँ भी 2 रखिए, तो 2 में किसका गुणा कर देंगे 10 आ जाए तो 5 का। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो 5 दूनी 10, यहाँ तो सही हो गया। इसको भी सेटिस्फाई करिए। 5 क्या माना हूँ 5, 5 मानिए। x क्या माना हूँ 7, 7 मानिए। 5 7 35, यस राइट। यानी आपका ये बिल्कुल सही हो गया। यानी आप यह कह सकते हैं कि x इक्वल टू 7, x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 5। अब इन सभी का सम पूछा है तो 5 2 7, 7 2 14, तो राइट आंसर 14। आई होप कि ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। कहता है एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष की थी। इस प्रश्न को समझेंगे। पति और पत्नी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 7 वर्ष पहले उनकी कितनी थी? 27 वर्ष थी। तो यदि मैं आज की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? तो 27 वर्ष ये पहले थे। 7 साल की बात पहले की बात है। यदि 7 साल दोनों आ भी आए तो 14 साल इसमें और जुड़ जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यस कि नो? यानी मैं ये कहूँ कि 14 नहीं जुड़ेगा, 7 ही जुड़ेगा, क्योंकि दोनों औसत आयु दे रखा, तो 7 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34। और जब उनका विवाह हुआ था अच्छा, ये विवाह के टाइम में उन दोनों की औसत आयु कितनी थी? वर्तमान में कितनी हो गई गाइस? 34 वर्ष। अब कहता है अब पति और पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। अब वर्तमान में कितनी है? 24 वर्ष है। तो याद रखें वर्तमान में 3 लोग हैं, 3 की औसत आयु 24 वर्ष है। तो कहता है पुत्र की आयु क्या होगी? एक तरीका है गाइस कि या तो हम सबका गुणा करके आप चेक कर लें और माइनस कर दें तो वहाँ से आ जाएगा। एक औसत से भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम आपको उस तरीके से सिखाएं कि जो आपको आसान लगे। क्या कहता है? एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष की थी। तो यदि मैं 27 में 2 को गुना कर दूंगा इस तो कितना हो जाएगा? 54। क्या बात आप समझ पाए? कितना आ जाएगा? 54। ये कब की बात है? 7 वर्ष पहले की। याद रखेंगे 7 वर्ष पहले की। अब वर्तमान में यदि आए हम तो 7 दूनी 14 और अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना हो जाएगा आपका? 6। यानी टोटल वर्तमान में उन दोनों की आयु कितनी है? 68 है। अब उनका जब विवाह हुआ तो उन पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु कितनी है? 24। तो आप लिख दीजिए 24 गुणे 3। तो 24 तिहाई कितना होता है? 72। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यानी वर्तमान में उन दोनों की आयु कितनी है? 68। और तीनों की आयु यदि बोल रहे हैं तो कितना है? 72। पूछ रहा है पुत्र की आयु बताइए, तो 72 माइनस 68 तो कितना आ जाएगा आपका? 4। तो राइट आंसर योर ऑप्शन नंबर डी। क्या बात क्लियर कर पाए गाइस? यानी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यदि वो पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी 7 साल पहले, तो 2 ही लोग हैं, तो औसत क्या होता है? औसत होता है कि समस्त प्रेक्षणों की योग, तो प्रेक्षणों की संख्या, यानी 2 ही लोग हैं। तो यदि मैं ये पूछूं कि आयु कितनी थी दोनों की, योग कितना था, आयु कितनी थी, तो 27 में आप 2 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54, क्योंकि 2 लोगों की थी 54 आ गया। लेकिन ये 7 साल पहले की थी। यदि 7 साल अब आए यानी वर्तमान में आए तो 7 साल बाद के अब आएंगे तो दोनों को जुड़ेगी, यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी 7 औसत है, 14 था तभी तो 2 का भाग किए थे तो औसत आया था 7। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें वापस आएंगे तो 14 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 14 हो जाएगा। वर्तमान में वो इतने साल के हो जाएंगे। और ये वर्तमान का पुत्र के साथ दिया है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 लोगों का जिक्र है, पति पत्नी और उनके पुत्र, और पुत्र क्या है पूछा तो हम इसमें माइनस कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया हो। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लुप्त संख्या x निकालिए।
ये 1, 2 और 3 संख्याएं हैं, ये सीरीज़ का नंबर क्वेश्चन है। तो ऐसा आप इनका अनुमान लगाइए कि 3 से 12 जो बना तो कैसे बना, 3 चौको 12। 6 से 24 बना तो कैसे बना, 6 चौको 24 बना। तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 से 4 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 8। तो बिल्कुल ऑप करेक्ट है, इसमें भी 4 का गुणा, इसमें भी 4 का गुणा, तो ये हमारी अगली संख्या बनी। तो राइट आंसर योर ऑप्शन नंबर 2। आई होप क्लियर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका, कहता है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने मिनट में एक खंभे को पार करती है। याद रखेंगे जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई पार करती है, स्वयं की दूरी पार करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो 300 मीटर की यात्रा की, खंभे को पार की, मतलब इसको इतना टाइम लगा है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की इतने मिनट में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 × 60। क्यों, क्योंकि सेकंड में बदल रहा हूँ मैं। सेकंड में क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा एक निश्चित होता है कि मीटर पर सेकंड स्पीड होती है या तो फिर किलोमीटर प्रति आवर होती है। तो ये डिस्टेंस है आपका और ये टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड, ये होता है गाइस। तो यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। साथ में कहा 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में यह कितने मिनट का समय लेगी। तो जब तक हमारे पास स्पीड नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से स्पीड निकाल लें। तो यहाँ से हम स्पीड जब निकालेंगे इस तो क्या हो जाएगा, इसका गुना कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 4 × 24 240, 1.24 आ जाएगा, यानी इतने मीटर पर सेकंड। इतने मीटर पर सेकंड आपकी वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 से कर देंगे 6, 6 चौको 24, 6 से कर 6 पंचे 30 और 6 0 0, यानी कितना आ जाएगा इस आपका आ जाएगा 50/4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई। अब कहता है कि 450 मीटर लंबे पुल को, तो याद रखें जब किसी भी ट्रेन जो होती है पुल को हो या किसी ब्रिज या पुल, तो बातें की हो गई, या किसी आपका 2 ट्रेनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हों, इस प्रकार का जब भी कोई 2 चीज़ें आएँ तो उन दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो टोटल डिस्टेंस माना जाता है। तो मैं कह सकता हूँ 400 + 300 750 हो जाएगा और ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और स्पीड आपका दे रखा है 50 × 4। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 से इसको करेंगे 15 × 5 75, इधर 4 है तो 15 चौको 60, यानी 60 सेकंड आ गया। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट और आंसर आपका 1 मिनट योर राइट आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार और बता देता हूँ। 300 मीटर लंबी जब भी कोई ट्रेन है, यह मान के चलिए कोई ट्रेन है आपकी, जब भी कोई ट्रेन आपकी क्रॉस करती है किसी भी खंभे को तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो याद रखें जब स्वयं की दूरी इतनी हो गई, इतनी दूरी को इतने मिनट में वो कवर कर रही है, तो मैं स्पीड यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो स्पीड निकालेंगे तो कैसे आएगा हमारा, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मिनट में दे रखा है, सेकंड में बदलो क्योंकि मीटर हमेशा सेकंड में ही माना जाता है उसका यूनिट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24। ये हमारा क्या हो गया स्पीड। अब ये स्पीड को मैं सॉल्व किया, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 चौको 24 हो गया, ये कितना हो गया 6 पंचे 30 हो गया, 6 0 0, यानी कितना आ गया 50/4 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया स्पीड हो गई गाइस। अब बोला कि इतनी दूरी को, तो जब इस दूरी को कवर करेगी तो एक तो ये इतने मीटर पुल है, फिर 300 मीटर ये ट्रेन है। जब एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे तो ये पहले इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करेगी, यहाँ तक ये ट्रेन, ये वाला भाग इसका यहाँ आएगा तो ये पूरा कवर की, फिर ये वाला पूरा भाग निकल के जाएगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से, जब ये पूरी ट्रेन यहाँ निकल के आएगी तो ये पूरी टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, तो ये ट्रेन ये ब्रिज, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस कहलाया, इसलिए इन दोनों को सम कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना आ गया 750। इस डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो अब आप यहाँ से निकाल लेंगे 5 से 15 और 15 चौको 60, चूँकि ये मीटर पर सेकंड है इसलिए सेकंड आया।
तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5, 10, 15, 20 श्रेणी का 15वां पद कौन सा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। जब भी श्रेणी के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जब भी लास्ट का पूछे तो उसे एल मानते हैं या अंतिम पद निकालते हैं। इससे एल का मतलब क्या है, लास्ट पद। तो 15वां पद पूछ रहा है तो बस, या इसी को हम कभी कभी क्या, इसी को हम T15 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को एल भी लिखते हैं। दोनों का सेम मीनिंग होता है। निकालने का तरीका क्या है, a + n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद, n-1 है कि जितनी संख्या है या जौन से है उसमें 1-1, डी क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस। तो ए क्या है, प्रथम पद कितना है, 5 है, प्लस n-1, n कितने हैं, 15 में से गए 14, इंटू डी अंतर कितना है इन सब के बीच, 5 का, तो आप लिख दें 5। अब यहाँ लिखेंगे 15 चौको 14 पंचे 70 और प्लस इतना क्या हो गया आपका 5, तो ये कितना हो गया 75। यानी श्रेणी का 15वां पद कौन सा नंबर का होगा, 75। तो योर आंसर राइट 75। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। कहता है कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। कितना है, 3:5। यानी ये 3 और 5 का अनुपात दे रखा है। पहला कौन है, ये कुणाल है और ये कौन है आपका, गणेश है। कौन है गाइस, गणेश। अब कहता है कि यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है, कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है। याद रखेंगे इस दो व्यक्तियों के बीच जब भी आयु के बीच अंतर जितना भी होता है, चाहे वो 10 साल बाद पूछे, चाहे 20 साल बाद पूछे, चाहे 2 साल पहले के पूछे, हमेशा उनकी आयु का अंतर समान रहता है। कभी भी आयु का अंतर चेंज नहीं होता है। इसलिए यदि यहाँ देखा जाए यूनिट में कितना चेंज है तो 2 है, जबकि यहाँ दे कितना रखा है 12। तो मैं कह सकता हूँ एक कितने के बराबर होगा, 6। एक 6 के बराबर तो इसकी आयु पूछ रखा है, रेशियो में है, तो 3 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो, 6×3 = 18। तो राइट आंसर योर 18 ईयर्स। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। कहता है एक संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। गाइस जब भी ऐसे प्रश्न आए तो याद रखिएगा कि इस संख्या को किसी संख्या से, एक संख्या को इससे जब हम विभाजित किए तो इतना आया। अब कहता है इसको विभाजित करें, क्या कह रहा है गाइस, 1 मिनट, कह रहा है कि 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 47। कहता है उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या को इससे डिवाइड कर देना है, तो आसान हो जाएगा और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 19 दूना 38, 38 और 2 और 7 और 9, यानी शेषफल कितना बचा, तो राइट आंसर योर 9। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसी प्रकार से आप ट्रिक अपना लेंगे। बाकी इसका एक्सप्लेन फिर मैं जब पढ़ाऊँगा तब आपको बता दूँगा ये कैसे हो जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका शंकु है गाइस और ये आपका बेलन है। तो कहता है कि ये त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में बोला है कि समान त्रिज्या वाले ऊंचाई और समान त्रिज्या और ऊंचाई, यानी ये r, इसका r समान है, ये h और ये h भी समान है। तो कहता है कि इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गैस जब भी आयतन बोले तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² इंटू h, और कहता है, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई r² इंटू h। गैस याद रखें पाई से पाई तो ऑलरेडी कट ही जाना है,
चूँकि आर एच दोनों का समान ही है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ से बचा 1/3 और यहाँ से क्या बचा 1। तो इनका रेशियो निकाल देंगे, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3। तो योर राइट आंसर 1/3। जब भी कंपेयर की बात ऐसे पूछे तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि आर एच दोनों का समान है तो ये अल्टीमेट कट ही जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, कांस्टेंट है तो 1/3, 3 इधर हो जाएगा तो 1/3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है 27/3 घाते 4 गुणे 3 की पावर -5/3। इसको ऐसे लिखा जा सकता है गाइस, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 3 की पावर 3/3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, आप ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -7 की होल पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा गाइस, 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर -7/3 इंटू 3 की पावर 4। अब बेस इक्वल है तो इनके पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप इन सबको ऐड कर दो गाइस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर -1 प्लस ये माइनस ही हो जाएगा तो -5/3, फिर माइनस हो जाएगा -7/3, फिर +4। आई होप कि क्लियर हो गाइस। ये इस तरह से आपके ऐड हो जाएंगे। एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, मैं इसको यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ आएगा। आइए अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, एलसीएम 3 आएगा तो 3 का इधर हो जाएगा तो -3 प्लस, फिर यहाँ से माइनस प्लस की जगह माइनस ही आएगा, यहाँ -5, फिर यहाँ क्या आ जाएगा -7, फिर यहाँ कितना आ जाएगा आपका +12। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो अब आपका क्या बन गया गाइस, ये 12 से ये 12 कैंसिल, कितना आया -3, यानी ये क्वेश्चन क्या बन गया गाइस, 3 की पावर -3, 3 की पावर -3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ गाइस, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, एक मिनट गाइस फिर से मैं, हाँ तो गाइस मैंने यहाँ पास किया था, एक बार फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ कि यहाँ से बन जाएगा 3 की पावर, एक मिनट क्या 3 की पावर 3 अपॉन एक मिनट गाइस 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -5/3 इंटू 3 की पावर -7 की होल पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 4। आगे मैंने इसको सॉल्व किया था कि 3 की पावर -1 प्लस ये सभी एक जैसे हो जाएंगे गाइस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5/3 प्लस -7/3 प्लस 4। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बनेगा इस 3 की पावर, ये सभी एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा तो ये आपका निकल के आएगा -3 प्लस, ये मैं लिख चुका हूँ गाइस इसलिए मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -5 -7 प्लस 12 डिवाइड बाई 3। ये एक बार कर चुका हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या -3 और 3 -3 की बटे 3, ये यहाँ से कट जाएगा इस, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1। तो आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3, इसलिए योर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और अंतिम प्रश्न है गाइस मैथ का आपका
कहता है निम्न में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 का विभाज्यता का रूल कहता है गाइस, ये जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करो और ऐड करने के बाद जो संख्या है यदि वो 3 से विभाजित है तो वह संख्या कंप्लीट 3 से विभाजित होगी। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, तो 6 4 10, 10 2 12, यानी सभी को ऐड करने पे 12 आएगा। 12 क्या 3 से डिविजिबल है? यस डिविजिबल है, इसीलिए ऑप्शन राइट डी है। बाकी आप सभी का चेक कर सकते हैं गाइस, ऐसा कोई भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे आपके और पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी में प्रश्न आए हुए थे मैथ के गाइस। तो याद रखें इसी प्रकार के आगे भी आने के चांस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपडेट रहना होगा और इस प्रकार के सारे प्रश्नों को हल करके रखिएगा गाइस। मैं आगे चल के आपको इसके जितने भी हैं, चाहे जो भी सेक्शन का प्रश्न क्यों ना हो, सभी के मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए मैं मैथ बस लाया था कि आपको दिखा दूं कि मैथ के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आज आपने देख लिया है कि पूरे मैथ में कितने प्रश्न आते हैं और किस टाइप से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट एक बात और कहूँ गाइस, इसी प्रकार आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए या अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइस।